2014 में अपनी चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो वो एक भाषण देते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उस भाषण की धज्जियां तो खैर अडानी जी ने बहुत उड़ाई, लेकिन आज आपके सामने उस व्यक्ति की कुछ करतूतों का जिक्र करेंगे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद खास हैं। 4 बार के चुने हुए बीजेपी के सांसद हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन हैं, गुलमर्ग के 7 सितारा होटल में जिनकी पार्टीज की चर्चा टॉक ऑफ द टाउन बनती है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, चाहे वो पीयूष गोयल और उनकी सपत्नी हो, या दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रवेश वर्मा और उनकी पत्नी हो, सत्ता कारोबार के गलियारों से बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं। उनके बारे में आज चर्चा करनी है। निशिकांत दुबे जी और उनकी पत्नी श्रीमती अनामिका गौतम, जो अनुकांत दुबे के नाम से भी जानी जाती हैं। आज का खुलासा जो हम कर रहे हैं उसमें कोई हमारा डेटा नहीं है, कोई आईएनसी तफ्तीश करके नहीं ले आया है। ये जितने कागज आपको मैं दिखाऊंगी, जितना यहां पे आपको डेटा शेयर करूंगी, ये सारा सरकार के सामने डेटा है। इनकम टैक्स की फाइलिंग्स है, इलेक्शन के एफिडेविट हैं, और उस लोकपाल के ऑर्डर और कंप्लेंट से ये डेटा निकाला है जो कि प्रधानमंत्री या सार्वजनिक जीवन में तमाम जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं उनकी तफ्तीश करता है। और ये सवाल और जो खुलासे हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जिन व्यक्ति की मैं बात कर रही हूं उनका खासा दबदबा है अपनी पार्टी में, वो कुछ भी चाहे कह देते हैं। उनका बहुत इस्तेमाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को उल जलूल ऊटपटांग बातें कहने के लिए करते हैं। वो चीख कर लोगों की जांच की बड़ी मांग करते हैं। उनका बीजेपी में बड़ा दबदबा है, उनका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में बड़ा दबदबा है। फुसफुसाहट तो दिल्ली में यह है कि अगर कोई काम कराना है तो वो दिल्ली में सबसे सशक्त व्यक्ति हैं। और सबको पता है कि निशिकांत दुबे अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी के बेहद करीबी हैं, बेहद दुलारे हैं। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चा, उनका दबदबा तो कहते हैं इस तरह का है कि भारत छोड़ने से पहले ललित मोदी और विजय माल्या का भी उनसे उठना बैठना था। मुझे नहीं पता था कि नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सत्ता की फुसफुसाहट ये कहती है कि उनका खासा दबदबा है। तो आज वहीं से कुछ दस्तावेज आपके सामने लाए हैं। ये सारी लोकपाल के ऑर्डर हैं। लोकपाल के सामने जो कंप्लेंट दर्ज हुई वो चीजें हैं। लोकपाल की पूरे लोकपाल का एक एक व्यक्ति सदस्य जो उसका है उसने क्या ऑर्डर किया वो है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि एक सांसद को लेकर है, उसकी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट को लेकर है, उसकी इनकम और उसका जो एसेट है उसका कोई तालमेल ही नहीं है, उसको लेकर के है। तो इसलिए यहां पर चर्चा करनी जरूरी है। 24 मई 2025 को माननीय लोकपाल के सामने एक कंप्लेंट दर्ज होती है और कुछ सवाल इस मंच से लोकपाल पर भी हैं, लोकपाल की पारदर्शिता या उसके ना होने पर भी है। एक कंप्लेंट दर्ज होती है निशिकांत दुबे जी के इलेक्शन एफिडेविट को लेकर, उनकी पत्नी के आय, उनके एसेट्स को लेकर, और उस कंप्लेंट का क्या होता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन 24 मई के बाद 24 जुलाई को एक ऑर्डर आता है और उसमें लोकपाल का एक एक सदस्य, पूरी बेंच लोकपाल की ये ऑर्डर देती है, और इसमें से मैं थोड़ा भी कोट भी कर देती हूं। और निशिकांत दुबे जी को जवाब देने के लिए कहा जाता है 4 हफ्तों में। जवाब तो 22 अगस्त तक आ जाना चाहिए था। अब जवाब आया नहीं आया, उसके बाद क्या कदम उठाया लोकपाल ने, इस कंप्लेंट का नतीजा क्या हुआ, यह लोकपाल ही बता सकता है। लेकिन सार्वजनिक रूप से इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो यहां से सवाल उठाने बेहद जरूरी है। आज हम अक्टूबर में हैं,
जवाब तो 22 अगस्त तक आ जाने चाहिए थे, पता नहीं आए कि नहीं आए। आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है कि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इलेक्शन कमीशन की नियम के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधान परिषद का या विधानसभा का या लोकसभा का या राज्यसभा का, अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको अपना एक इलेक्शन एफिडेविट जमा करना पड़ता है। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पति पत्नी का, अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी का देंगे, महिला लड़ रही तो अपने पति का देंगी, और अगर उन पर कोई भी आश्रित है, उसमें बच्चे, उसमें माँ बाप, उसमें अन्य रिश्तेदार भी आते हैं अगर उन पर कोई आश्रित है। तो इसी के तहत निशिकांत दुबे जी ने 2009 में, 2014 में, 2019 में और 2024 में अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया। और ये जो डेटा हम दिखाएंगे, ये उनके इलेक्शन एफिडेविट से डेटा निकला हुआ है, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, उनके द्वारा साइंड डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये उनके द्वारा साइंड डॉक्यूमेंट है और ये पब्लिक रूप से अवेलेबल है, जैसा कि किसी भी प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि का आपको मिल सकता है। तो अब क्योंकि लोकपाल ने बाध्य किया है और भारत की जनता को जानने का हक है, तो जरूरी है कि पहले आप वो डेटा देख लें। अगर आप एसेट का एक ये चार्ट देखेंगे तो यहां पर कुछ चीजें देखनी जरूरी हैं। निशिकांत दुबे जी की पत्नी श्रीमती अनामिका गौतम या अनुकांत दुबे जानी जाती हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल की शौकीन है, होना भी चाहिए। अपनी तमाम जगहों पर फोटो डालती हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर ट्रैवल करती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इन लोगों के पास, लाइफस्टाइल तो क्या गजब की लाइफस्टाइल है। तो इनका जब एसेट का खुलासा हुआ, यह आपके सामने है। अनामिका गौतम जी 2009 में जब पहला एफिडेविट निशिकांत दुबे जी ने अपना भरा, तो इनके मूवेबल एसेट, जिसमें आपके पास कैश, बैंक में आपके पास कितना पैसा है, ज्वेलरी आपके पास है, जो मूवेबल एसेट्स होते हैं, वो 50 लाख रुपए के थे। इनका कोई इमूवेबल एसेट नहीं था, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इनके पास कोई लोन भी नहीं था। तो मोटा मोटा 50 लाख की संपत्ति की मालकिन थी निशिकांत दुबे जी की पत्नी अनामिका गौतम, अनुकांत दुबे जी। 2014 में जब इलेक्शन एफिडेविट दायर हुआ, तो धर्मपत्नी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप बनी और उनका जो मूवेबल एसेट था वो 50 लाख से तो दुगना हो ही गया, 1 करोड़ 3 लाख के आसपास उनका इमूवेबल एसेट जो था। और यहां पे गौर से इन फिगर्स को देखिएगा, क्योंकि हम इनकम से भी इसको कंपेयर करेंगे। उनका जो इमूवेबल एसेट था वो 5 करोड़ 53 लाख के आसपास पहुंचा। अभी भी उनके पास कोई लोन नहीं था, तो टोटल मालकिन बन गई 6.5 करोड़ की संपत्ति की, मूवेबल और इमूवेबल दोनों बनाकर। फिर निशिकांत दुबे जी ने तीसरी बार चुनाव लड़ा और तीसरी बार इलेक्शन एफिडेविट सबमिट किया। और अब आप देखिए, 1 करोड़ की जो मूवेबल एसेट थे वो 3 करोड़ 72 लाख के हो गए। भगवान इतना संपत्ति, इतना धनाढ्य और इतना समृद्ध सबको बनाए। 1 करोड़ के मूवेबल एसेट तो 3 करोड़ 72 लाख के हुए ही, जो इमूवेबल एसेट थे वो 9 करोड़ 33 लाख के हो गए। तो वो टोटल मालकिन अब बन गई 13 करोड़ 6 लाख रुपए की। 50 लाख की मालकिन थी 2009 में, लेकिन 2019 आते आते ऐसी कृपा हुई कि वो 13 करोड़ 6 लाख की मालकिन बन गई। और जब 2024 का एफिडेविट आया, और इसको भी ध्यान से देखिएगा, उनके जो मूवेबल एसेट्स थे, जो धन संपत्ति, गाड़ियां, जेवर इत्यादि, वो 28 करोड़ 94 लाख के, नियरली 29 करोड़ रुपए के हो गए। और उनके जो इमूवेबल एसेट थे वो 10 करोड़ 66 लाख के हुए। इस बीच उन्होंने एक लोन भी ले लिया, 8 करोड़ 28 लाख का। उन्होंने 4 लोगों से लोन लिया और इसके बारे में अभी मैं चर्चा करती हूं। अब वो टोटल मालकिन बन गई 31 करोड़ 32 लाख की। अगर आप मूवेबल और इमूवेबल को ऐड करिएगा और उसमें से लोन माइनस करिएगा, तो इतने की वो मालकिन बन गई। 50 लाख से शुरुआत हुई थी, लेकिन चौथी बार सांसद बनने के बाद धर्मपत्नी जी 31 करोड़ 32 लाख की मालकिन हैं। शायद इसीलिए पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। यहां पर तो साक्षात लक्ष्मी बरस रही है। अब मैं आपको एक और
चार्ट दिखाना चाहती हूं, और ये चार्ट तो गजब का है। आप लोगों को तो दुख होना चाहिए ये चार्ट देखकर। आप लोगों की आय कितनी बढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप आय देखिए। जब पहला चुनाव लड़ा निशिकांत जी ने, तो 2013-14 में अनामिका गौतम जी, उनकी पत्नी की आय थी मुश्किल से 4 लाख रुपए, 3,96,940 रुपए उनकी वार्षिक आय थी। ये उनके इनकम टैक्स रिटर्न से ली हुई आय है। ये भी हमारे दस्तावेज नहीं है, ये भी उनके इलेक्शन एफिडेविट में लोकपाल की कंप्लेंट के साथ और इनकम टैक्स रिटर्न्स में उनकी आय 3,96,000, मोटा मोटा 4 लाख रुपए आई थी। 4 लाख रुपए आय का वही मतलब हो गया, आप 40,000 के आसपास मोटा मोटा कमा रहे थे। लेकिन 2017-18 19 चुनाव के जस्ट पहले 4 लाख जिनकी आय थी, इनकम थी, वो 2,16,00,000 हो गई। आप लोगों की कितनी बड़ी, मैं तो ये जानना चाहती हूं। 2014 से 2019 में 54 गुना, नॉट प्रतिशत, परसेंटेज की बात मैं नहीं कर रही हूं, 54 गुना उनकी आय बढ़ी। 4 लाख की आय 2,16,00,000 हो गई। दिवाली निकट है, इस बार गणेश लक्ष्मी के पूजन के वक्त ऐसी आय में वृद्धि आप लोग भी मांगिएगा। दिन भर आप लोग मेहनत करते हैं, दिन में, धूप में, बरसात में, जाड़े में, और आय देखिए कहां बढ़ रही है। 4 लाख की आय 2,16,00,000। इसका अगला भी देख ही लीजिए, क्योंकि उसमें जो आय थी वो 2024 आते आते 4 लाख जो कमाती थी, उनकी आय करीब करीब 2,63,00,000 हो गई। अब यहां पर कुछ फिगर्स हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। इसको हटा सकते हैं, धन्यवाद। एसेट के फिगर, बस एसेट पे चले जाइए। अब कुछ फिगर्स आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो उनकी डिक्लेयर्ड इनकम है और जो एसेट बढ़ रहा है उसमें कोई तालमेल ही नहीं है। भाई आप 50 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, आपने 40 लाख का एसेट बनाया तो शायद कोई सवाल नहीं उठेगा। आप 50 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, आप 4 करोड़ का एसेट बनाइएगा तो पूछेंगे ना, भाई एसेट कहां से बना, पैसा कहां से आया। आप ही ने इनकम डिक्लेयर करी है, आप ही ने एसेट डिक्लेयर किया है। तो लगातार श्रीमती अनुकांत दुबे जी का जो एसेट था और इनकम का कोई तालमेल ही नहीं है। 2009 में उनका 50 लाख एसेट था और उनकी इनकम उस समय 15 लाख थी। फिर आता है 2019 में उनका 6.5 करोड़ इजाफा होता है। 13 करोड़ का एसेट है, लेकिन 6.5 करोड़ इजाफा हुआ। इनकम उनकी 3.5 करोड़ ही बढ़ी। तो 3.5 करोड़ की इनकम पर वो एसेट ज्यादा कैसे बना रही थी। फिर आता है जब उनकी इनकम 4 लाख से बढ़ते बढ़ते 2,16,00,000 पे हो गई, मैंने आपको बताया। उसके बाद जब उनका एसेट 31,32,00,000 का हुआ, उनकी इनकम जो थी वो 12,60,00,000 ही थी। तो हर जगह इनकम और एसेट में कोई तालमेल नहीं है। इनकम कम है, आय कम है, लेकिन एसेट ज्यादा है, और एसेट में मूवेबल एसेट है, मूवेबल एसेट सब कुछ है। अब यहीं से एक और बात का जिक्र करना चाहूंगी, और अब यह भी ध्यान से सुनिएगा, ये लोन के बारे में। आप देख सकते हैं 2024 का जो लोन का कॉलम है, उसमें 8,28,00,000 का लोन लिया गया। ये लोन उन्होंने 4 लोगों से लिया। उसमें से एक अभिषेक झा जी हैं, जिन्होंने 1,20,00,000 का लोन दिया। कोई गुरिंदर सिक्का जी हैं, जिन्होंने 3,24,00,000 का लोन दिया। कोई जसविंदर कौर जी हैं, जिन्होंने 1,34,00,000 का लोन दिया। कोई योगेश कुमार जी हैं, जिन्होंने 2,50,00,000 का लोन दिया। और ये जो दस्तावेज मेरे सामने, और इसीलिए मैं उत्सुकतावश पूछ रही हूं कि क्या ये अनसिक्योर्ड लोन है। भाई आप लोन लेने जाइएगा तो सबसे पहले तो आपकी कोई चीज गिरवी रखी जाएगी। अपना घर गिरवी रखिए, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लीजिए, जेवर गिरवी रखिए। लेकिन देखिए कितने मित्र और इन लोगों के दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग होंगे, बिना कोई एसेट रखे, बिना कोई चीज मोनेटाइज हुए लोन पे लोन दे रहे हैं।
लेकिन गजब की बात अब सुनिए, निशिकांत दुबे जी ने तो अपने इलेक्शन एफिडेविट में कहा कि उनकी पत्नी को अभिषेक झा जी ने 1 करोड़ 20 लाख का लोन दिया, लेकिन लोन देने वाले अभिषेक झा जी जो निशिकांत दुबे जी के सामने इंडिपेंडेंट बन के चुनाव लड़ते हैं इसी बार डोडा की कंस्टिट्यूएंसी से, उन्होंने कहा मैंने कोई लोन नहीं दिया है। ये तो गजब बात है भाई। आप कह रहे आपने मुझसे 1 करोड़ का लोन लिया, मैं कह दूं मैंने लोन ही नहीं दिया, सारा पैसा आपका। क्योंकि लोन देने वाले कह रहे हैं ना मैंने आरटीजीएस किया, ना मैंने चेक किया, कोई सबूत नहीं है, मैंने कोई लोन ही नहीं दिया। तो जब भगवान देता है ऊपर वाला तो वाकई छप्पर फाड़ के देता है। 50 लाख से सीधे 32 करोड़ के आसपास तो एसेट हो गए, और लोन देने वाले लोग कह रहे जी हमने लोन ही नहीं दिया। तो अगर उन्होंने लोन नहीं दिया तो ये लोन कहां से लिया गया? क्या ये उन्हीं का पैसा राउंड ट्रिप में? मुझे नहीं पता, मैं तो बस सवाल उठा रही हूं और पूछ रही हूं। और इसके बारे में बहुत रिपोर्टिंग हुई। अभिषेक झा जी तो चुनाव भी लड़े थे, और इनफैक्ट निशिकांत दुबे जी के व्यक्ति ने तो उठ के यह भी कहा था कि इनके एफिडेविट में इस लोन का जिक्र नहीं है, अभिषेक झा जी का, इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो। तो सोच लीजिए, लोन लेने वाला कह रहा है मैंने लोन लिया, लोन देने वाला कह रहा है मैंने लोन ही नहीं दिया, और लोन का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। पता नहीं गड्डियां दी गई या कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर इस बात का जिक्र करना जरूरी है। तो 2 बहुत ही संदिग्ध बातें हैं। एक, पत्नी की संपत्ति में लगातार जबरदस्त इजाफा होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए भाई, सब लोग अमीर बने, सब धनाढ्य बने। लेकिन अगर आपकी आय से आपका एसेट मैच ही नहीं कर रहा है तो इजाफा हो कैसे रहा है? और दूसरी संदिग्ध बात है कि लोन जो है, जो लोन दर्शा रहा है वो तो दर्शा रहा है, जो कर्ज देने वाला है वो कह रहा है मैंने जी कर्ज ही नहीं दिया। इस पूरे मसले पर, और क्योंकि मैं यहां से 2-4 लाइनें पढ़ देती हूं जो लोकपाल का ऑर्डर है, और लोकपाल का ये ऑर्डर है वो क्लियरली कहता है, फॉर द प्रेजेंट वी ऑब्जर्व that it is not open to a law-abiding citizen to plead in the teeth of the mandate of law, much less defend his action on the specious plea that someone else has also been committing the same. Rule 4 of the Lokpal Rules 2020 make it amply clear that all concerned are expected to protect the identity of the complainant, and you have 4 weeks to give a reply. तो लोकपाल ये कह रहा है कि आप ये छोड़ दीजिए कि फलाने ने क्या किया, ढिमकाने ने क्या किया, आप जनप्रतिनिधि हैं, रिस्पोंडेंट इन पब्लिक सर्विस, आप अपना जवाब दीजिए। आपके ऊपर बहुत गहन आरोप लगे हैं, तो इसका जवाब बजाय देने के मुझे लगता है इधर उधर की बातें हो रही, उसी का जिक्र इन्होंने किया है। मच लेस अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन टू मेक स्पीशियस आर्ग्यूमेंट्स, इधर उधर की उलझुल की बातें। इस पूरे मामले पर सांसद महोदय की सदस्यता जा सकती है, यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनता है, लोकपाल इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन हमने अभी तक बीजेपी की ओर से, सांसद महोदय की ओर से, गृह मंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं सुना है, अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया है। तो इस देश की जनता को क्या अधिकार है कि वो जाने या ना जाने कि हुआ क्या? और यहां पर एक बात जरूर कहूंगी कि ये जो व्यक्ति विशेष हैं, सम्मानित सांसद जी, इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है उल जलूल ऊटपटांग बातें कहने के लिए, बेहुदा बयान देने के लिए, घटिया आक्षेप लगाने के लिए। जब इन पर आक्षेप लगा है तो इतना सुईटपक सन्नाटा क्यों है भाई? इसका जवाब कौन देगा? और ये असल में नरेंद्र मोदी की सरकार का दोहरा मापदंड भ्रष्टाचार को लेकर, इनके खोखले दावे को बेनकाब करता है। ये न खाऊंगा न खाने दूंगा कि जो धज्जियां अडानी जी उड़ा रहे हैं, वही इनके सांसद महोदय भी लगातार उड़ा रहे हैं। इस मामले की गहन जांच हो, और मुझे ऐसा लगता है कि सांसद और उनकी पत्नी, इस मंच से हमारी मांग है, इसका स्पष्टीकरण हो। लोकपाल इसमें क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या जवाब आया है, लोकपाल की पारदर्शिता पर सवाल है, उस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। हमने इनकी आलीशान लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो इनके लोकसभा क्षेत्र में घुसी नहीं पा रही हैं, उनको देखा है। हमने 7 सितारा होटल में मैरिज एनिवर्सरी मनते देखा है, हमने इनका दबदबा देखा है, लॉ एनफोर्समेंट में इनकी पैठ देखी है। लेकिन आज मौका है कि सांसद महोदय आए और आकर इस पर स्पष्टीकरण दे, क्योंकि ये बेशुमार
भ्रष्टाचार का मामला बनता दिख रहा है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उनकी सदस्यता भी हर सकता है। ये डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस बनता है। आप इस तरह के तमाम केसेस अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पे खोखले चलाते हैं। यहां पर सबूतों के साथ लोकपाल कुछ कह रहा है, सरकार क्या कर रही है, सांसद महोदय क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है इस मंच से हम उसी की मांग करते हैं, स्पष्टीकरण आए और इस पर गहन कार्रवाई हो। आपके सवालों का स्वागत है। Do you want me to say it in English or I think I spoke English and Hindi in between, so it should be okay. अगर आपके कोई सवाल हो तो उसका, मैं इस पर कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझसे इसका जवाब ले सकते हैं। लेकिन 50 लाख का एसेट 32 करोड़ कैसे बनता है? और मैं ये भी मानती हूं, मेरा अपना मानना है, हर व्यक्ति का एसेट ऐसे बढ़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी 2014 में बनने आए थे, क्या हुआ इस देश की आर्थिक स्थिति का, क्या हुआ पर कैपिटा का? आज लोग खुलकर 19 लोग आर्थिक तंगी से इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आत्महत्या को मजबूर है। लोग अपने जेवर गिरवी रखकर कर्जा लेकर गुजर बसर करने को मजबूर है। 1/4 आय लोगों की कर्जा चुकाने में चली जा रही है। और इधर देखिए, सांसद और उनके परिवार बिल्कुल अलग ही चकाचौंध है, अलग ही जिंदगी जी रहे हैं और एसेट की तो लड़ी यहां लगी हुई है। जी मैम, आपने कहा कि अगस्त में लोकपाल के हिसाब से इनको जवाब देना था, जो अब तक नहीं दिया है शायद। तो अभी तक हमारे पास इसकी कोई कॉपी नहीं आई है। लोकपाल ने इस पे कुछ बोला नहीं है। लोकपाल ने क्या कदम उठाया, लोकपाल ने क्या कार्रवाई करी, लोकपाल की पारदर्शिता पर भी मुझे लगता है देयर इज अ रीजन टू से दैट द लोकपाल हैज टू एक्ट वेरी स्ट्रिंजेंटली ऑन दिस। ये एक जनप्रतिनिधि के डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का मामला है। ये आय और एसेट में तालमेल ना होने का मामला है। ये एक लोन लिया गया जो कर्ज देने वाला कह रहा है मैंने कर्जा दिया ही नहीं है, उसका मामला है। ये पैसा किसका है, ये कहां से आ रहा है पैसा, ये इन सब चीजों का मामला है। कांग्रेस कैसे आगे बढ़ाएगी? क्योंकि लोकपाल, अगर आपको लगता है कि इस मंच से सबसे पहले तो आपके जरिए हमने सवाल उठाया है। मेरी उम्मीद और आशा है कि आप लोगों के टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स इस पर 2 मिनट अपना टाइम देंगे, 2 मिनट सवाल उठाएंगे, एक टिकर तो चलाएंगे, एक छोटी सी कॉपी पेज 8 पर तो आएगी सवाल उठाते हुए। पहली तो मेरी यही अपेक्षा और आशा है। दूसरा, हमारी अपेक्षा और आशा है कि क्योंकि पब्लिक लाइफ में है, जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के मंच से ये सवाल उठाए जा रहे हैं और मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, मैं तो लगातार सवाल उठा रही हूं कि ये डेटा है, इस पर सवाल लोकपाल ने उठाया है, कंप्लेंट में उठाए, हम भी सवाल उठा रहे हैं। हमारा आशय कि सवाल उठाने से शायद सामने से जवाब आए, शायद बीजेपी का जमीर उन्हें कचोटे और सांसद महोदय से जवाब देने को कहा जाए। हमारा आशय है कि प्रधानमंत्री जो न खाऊंगा न खाने दूंगा की बातें करते थे, अडानी जी के लिए तो आंख मूंद ही लेते हैं, इस पर आंख नहीं मूंदेंगे। और लोकपाल से हमारा आशय है कि आपने जुलाई में ऑर्डर दिया था, अक्टूबर आ गया, आपकी क्या कार्रवाई हुई और किस नतीजे पर आप पहुंचे हैं। कोई और सवाल इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू रिपोर्ट इट। इट्स अ मैटर ऑफ वेरी सीरियस कंसर्न दैट इन्वॉल्व्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ डिस्प्रपोर्शनेट increase in his assets and of course income that doesn't fit with the way assets are